हेलो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 181 टू क्वेश्चन नंबर 190। क्वेश्चन नंबर 181, अ फिक्स्ड बीम एज शोन इन फिगर इज लोडेड विथ अ यूडीएल ओवर द एंटायर स्पान, द टोटल लोड बीइंग W। when load was just increased to W1, the deformed shape as shown in figure was seen। क्वेश्चन में एक फिक्स्ड बीम आपको गिवन है, टोटल लोड दिया गया है, यूडीएल कितना है, पूरे स्पान पर दिया गया है कैपिटल W। यदि लोड को बढ़ाया जाता है W1, तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको W1 की वैल्यू बताना है MP के टर्म में कितनी होगी। MP दिया गया है प्लास्टिक मोमेंट रेजिस्टेंस। प्लास्टिक हिंज दोनों एंड पर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जितना मोमेंट होगा फिक्स्ड एंड मोमेंट, उसको बराबर रख देंगे किसके, प्लास्टिक हिंज पे जितना मोमेंट होता है। प्लास्टिक हिंज पे कितना होता है, MP। फिक्स्ड एंड मोमेंट कितना होगा, यूडीएल के केस में फिक्स्ड एंड है, तो यहाँ पर फिक्स्ड एंड मोमेंट कितना हो जाएगा, W1L²/12। ये स्मॉल W1 है। क्वेश्चन में आपको टोटल लोड दिया गया है, टोटल लोड कितना होता है, इंटेंसिटी इनटू लेंथ। यूडीएल के केस में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में यदि आपको इंटेंसिटी दी गई यूडीएल की, तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम उसकी लेंथ से। तो यहाँ पर क्या निकलेगा, टोटल लोड। ये देख सकते हो यहाँ पर W1 = स्मॉल W1 × L। फिक्स्ड एंड मोमेंट किसके बराबर हो जाएगा, प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी के बराबर। तो यहाँ से हम W1 कैलकुलेट करेंगे, कितना होगा, 12 MP/L। क्वेश्चन नंबर 181 ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 182, फिगर 13.15 शो अ टिपिकल सेक्शन ऑफ क्रेन गर्डर। क्रेन गर्डर आपको यहाँ पर गिवन है 13.15 फिगर में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन दिस रिगार्ड, द फंक्शन ऑफ टॉप चैनल इज 2। टॉप चैनल के बारे में यहाँ पर, टॉप चैनल क्या होगा, ये जो दिया गया है ये सी शेप में, उसको हम क्या कहेंगे, चैनल कहेंगे। ये आई सेक्शन है, आई सेक्शन, या इसको गर्डर भी कहा जाता है। ये टॉप फ्लेंज, बॉटम फ्लेंज और ये वेब, और ये सी शेप में जो दिया गया है वो क्या होगा, चैनल सेक्शन। पहला स्टेटमेंट है, इंक्रीज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वर्टिकल एक्सिस। यदि हम इस चैनल का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो इस चैनल का जो यूज़ करेंगे उसका फंक्शन क्या होगा। तो पहला फंक्शन दिया गया है, इंक्रीज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वर्टिकल एक्सिस। तो ये वर्टिकल एक्सिस का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसको इंक्रीज करेगा, हॉरिजॉन्टल का रिड्यूस करता है। थर्ड, इंक्रीज टॉर्सनल स्टिफनेस, और फोर्थ है इंक्रीज लेटरल बकलिंग स्ट्रेंथ। क्रेन गर्डर इज डिजाइंड एज लेटरली अनसपोर्टेड बीम कैरिंग वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लोड एट द लेवल ऑफ द टॉप फ्लेंज। टॉप फ्लेंज पर, टॉप फ्लेंज के लेवल पर जो लोड आता है वो कौन सा होगा, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लोड होता है, जिसको कि सपोर्ट करता है क्रेन गर्डर। The channel section provides a top flange areas to resist bending in horizontal plane due to horizontal forces acting in transverse direction। चैनल सेक्शन का हम यूज़ कहाँ पर करते हैं क्रेन गर्डर में, टॉप चैनल में। टॉप जो फ्लेंज होगा वहाँ पर हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ये जो चैनल का यूज़ किया जाता है क्रेन गर्डर में, वो कहाँ पर किया जाता है, टॉप फ्लेंज में यूज़ करेंगे, जिससे कि जो हॉरिजॉन्टल फोर्स के कारण हॉरिजॉन्टल प्लेन में बेंडिंग मोमेंट होगा उसको रजिस्ट किया जा सके चैनल की सहायता से। और तीन और यहाँ पर इसके फंक्शंस होते हैं टॉप फ्लेंज पर चैनल का यूज़ करने का। पहला फंक्शन होगा, वर्टिकल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंक्रीज कर देगा चैनल सेक्शन। बकलिंग स्ट्रेंथ, जो लेटरल बकलिंग होगी उसको इम्प्रूव करेगा। और थर्ड होगा, इंक्रीज द टॉर्सनल स्टिफनेस ऑफ गर्डर, जो गर्डर होगी उसकी टॉर्सनल स्टिफनेस को इंक्रीज कर देता है। तो तीन फंक्शन किसके होंगे, ये जो चैनल दिया गया है इस चैनल सेक्शन का हम यूज़ कहाँ पर करते हैं, इस टॉप फ्लेंज में यूज़ करते हैं। तो कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट होंगे, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 182 ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये सेकेंड वाला इनकरेक्ट होगा, रिड्यूस नहीं होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो जाएगा, ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता है, लेकिन ये रिड्यूस तो गलत होगा, यहाँ पर रिड्यूस नहीं आएगा। यदि आप निकालोगे तो ये जो वर्टिकल एक्सिस है ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। हम चैनल के रिस्पेक्ट में भी देखेंगे। जो चैनल सेक्शन यूज़ किया गया है टॉप फ्लेंज पर,
तो वहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो रिड्यूस नहीं होता। स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट होगा। तो करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 183, फॉर अ प्रोब्ड कैंटिलीवर बीम ऑफ स्पान एल विथ अ सेंट्रल कॉन्सेंट्रेट लोड पी, द इलास्टिक एंड प्लास्टिक मोमेंट डायग्राम्स आर शोन इन फिगर। ये इलास्टिक डायग्राम दिया गया है, ये सेकेंड वाला आपको प्लास्टिक डायग्राम है। ये जो दिया गया है ये कितना मोमेंट है? एम पी, और यहाँ पर ये एम पी दिया हुआ है, और इलास्टिक मोमेंट भी यहाँ पर गिवन है। 4 स्टेटमेंट गिवन है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। बाय द जियोमेट्री ऑफ द कोलेप्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये लास्ट वाला जो डायग्राम दिया गया है, जियोमेट्री प्रॉपर्टी यदि हम देखेंगे तो उससे ये CL/4, यहाँ पर मैंने PU लिख दिया है, ठीक है, कोलेप्स लोड लिखा PU, ये C से भी आप कोलेप्स लोड को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो CL/4, तो ये कितना हो जाएगा? PU L/4 मैंने लिखा है। जियोमेट्री की यदि प्रॉपर्टी हम देखेंगे तो ये जो हाइट दी गई है कितनी है? MP, तो ये MP हमने यहाँ पर लिखा, मतलब बराबर करना हमें। CL/4 किसके बराबर होगा? MP प्लस ये जो हाइट यहाँ पर है इसके बराबर होगा। तो इसको यदि हम निकालेंगे इस ट्रायंगल से, इस ट्रायंगल में यदि हम देखेंगे तो ये सेंटर वाला पोर्शन है, ठीक है, ये सेंटर वाला पोर्शन है। तो कितना हो जाएगा? ये सेंटर में है L/2, ये होगा L/2, ये होगा। तो ये MP है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये हाइट हो जाएगी MP/2, ठीक है। तो MP/2 यहाँ पर हमने लिखा है। तो MP कितना होगा? PL/6, इसको बाद में समझेंगे हम। ये PL/6 यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इन द इलास्टिक केस। इलास्टिक केस में यदि हम मैक्सिमम देखेंगे मोमेंट, तो मैक्सिमम कितना होगा? 3/16 WL और 5/32 WL, इन दोनों में हम मैक्सिमम देखेंगे। इसको कंसिडर नहीं करेंगे। इसको क्यों नहीं करेंगे कंसिडर? क्योंकि ये जो दिया गया है WL/4, ये वाला WL/4 दिया गया है टोटल, ठीक है, और ये 5/32 WL, ये कहाँ से कहाँ तक होगा? यहाँ से यहाँ तक होगा। ये हाइट दी गई है, तो इसलिए हम यहाँ पर ये वाला मोमेंट लेंगे और ये वाला मोमेंट लेंगे, लेकिन WL/4 कंसिडर नहीं करेंगे। तो इन दोनों में जो मैक्सिमम होगा कौन सा है? 3PL/16, ठीक है, यहाँ से मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 2, 3/16 तो कितना होगा? 6/32। इसको मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? क्योंकि दोनों की वैल्यू हम कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू ले आते हैं, क्योंकि इसको कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल होगा। यदि आप यहाँ पर देखोगे PL/6 और 3/16 W, इन दोनों में किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी? तो हम यहाँ पर अभी कंपेयर नहीं कर पाएंगे, इसलिए डिनोमिनेटर में 96 यहाँ भी आएगा, 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट में भी हम क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड, 2 से तो हमने पहले ही कर दिया था। तो कितना हो जाएगा? डिनोमिनेटर में 96। तो इसको अब हम कंपेयर कर सकते हैं, किसकी वैल्यू ज़्यादा है? MP की कितनी है? 16 PL, और मैक्सिमम मोमेंट यदि हम इलास्टिक के केस में देखते हैं तो कितना होगा? 18 PL। इलास्टिक की केस में मतलब जो M मैक्सिमम है वो ग्रेटर देन है MP से। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब जो इलास्टिक मोमेंट है वो ग्रेटर देन है प्लास्टिक मोमेंट से। तो स्टेटमेंट हम देख लेते हैं, जो ऑप्शंस होगा अपना, 4 ऑप्शंस जो दिए गए हैं उसमें से करेक्ट ऑप्शन होगा B। क्यों होगा? मैक्सिमम मोमेंट आर डिस्ट्रीब्यूटेड मोर एडवांटेजेसली इन द प्लास्टिक केस, मतलब प्लास्टिक केस में जो मोमेंट होता है वो पूरे स्पान पर मतलब किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा? एडवांटेजसली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ताकि जो हमारा जो सेक्शन दिया गया है बीम का वो क्या होगा? बेटर सेक्शन होगा। किसके कंपेयर में? इलास्टिक के कंपेयर में। क्योंकि इलास्टिक के केस में हम देखेंगे तो किसी एक पॉइंट पे ज़्यादा बेंडिंग मोमेंट है, ठीक है, ये जो हमने कंपेयर किया है, इन दोनों में कंपेयर किया है। तो प्लास्टिक के केस में मोमेंट कम है और इलास्टिक के केस में ज़्यादा है। तो इलास्टिक के केस में जो मोमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बेटर तरीके से नहीं हो पा रहा है, इसलिए ऑप्शन B हमारा करेक्ट होगा। मैक्सिमम मोमेंट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड मोर एडवांटेजेसली इन द प्लास्टिक केस। क्वेश्चन नंबर 183 ऑप्शन B इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 184, द नेल डायमीटर शुड नॉट बी मोर देन, नेल डायमीटर किससे अधिक नहीं होना चाहिए? T लिस्ट थिकनेस ऑफ द वुडन मेंबर टू बी कनेक्टेड,
IS कोड 2366 1983 में गिवन है, लेंथ एंड डायमीटर ऑफ नेल्स। द डायमीटर ऑफ नेल shall be between 1/11 to 1/6 of the least thickness of the members being jointed. The length of the nail shall be equal to the at least the total thickness of the joining members at the joint. दो क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे, लेंथ और डायमीटर। डायमीटर कितना होगा, मिनिमम होगा 1/11 टाइम्स लिस्ट थिकनेस और 1/6 होगा मैक्सिमम। तो क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम पूछा गया, मैक्सिमम कितना हो जाएगा T/6। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। एक क्वेश्चन और बनेगा यहाँ पर, मिनिमम वैल्यू 1/11 होगी, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा लेंथ कितनी होगी, नेल क्या होगा, ये दो वुडन मेंबर है, इसको हमें ज्वाइंट करना है, तो ये जो दिया गया है इसको हम नेल कहते हैं, नेल की सहायता से ज्वाइंट किया जाता है। और कुछ डिटेल्स यहाँ पर दी गई है, नेल्ड कनेक्शन सिंगल सीयर, नेल्ड कनेक्शन डबल सीयर और ओवरलैपिंग नेल्स। ये नेल्स यहाँ पर आप देख सकते हो ओवरलैप हो रहे हैं। लेंथ कितनी होगी, नेल शेल बी इक्वल टू द एटलीस्ट द टोटल थिकनेस ऑफ द ज्वाइनिंग मेंबर्स एट द जॉइंट। जो टोटल थिकनेस होगी मेंबर की कम से कम उसके बराबर तो लेंथ होना चाहिए नेल की। क्वेश्चन नंबर 184 ऑप्शन ए इज करेक्ट, T/6। क्वेश्चन नंबर 185, द स्ट्रेस एट विच अ मटेरियल फ्रैक्चर्स अंडर लार्ज नंबर ऑफ रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस इज कॉल्ड। ऑप्शन ए एंडोरेंस लिमिट, ऑप्शन बी क्रीप, सी अल्टीमेट स्ट्रेंथ और ऑप्शन डी रेसिडुअल स्ट्रेस। तो ये आपको जो लिमिट दी गई है वो एंडोरेंस लिमिट है। समझते हैं यहाँ पर चारों को हम देखेंगे। एंडोरेंस लिमिट का मतलब क्या होता है, is the stress level below which an infinite number of loading cycles can be applied to a material without causing fatigue failure। मतलब एक ये लिमिट दी गई है, ठीक है। यदि हम स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम देखते हैं तो एक लिमिट होती है, उस लिमिट से कम यदि हमने ये लिमिट मान ली है, इस लिमिट के अंदर यदि हम लोड लगाते हैं, स्ट्रेस लगाते हैं, तो उस मटेरियल में कोई फ्रैक्चर नहीं आएगा। लेकिन इस लिमिट तक यदि हमने लोड लगा दिया या इस लिमिट से थोड़ा भी ज़्यादा हमने लगाया लोड, तो वहाँ पर मटेरियल क्या हो जाता है, उसमें फटीग फेलियर हो जाता है रिवर्सल स्ट्रेस के कारण। यदि उस लिमिट से कम यदि हम रिवर्सल स्ट्रेस कितनी भी लगाएंगे तो मटेरियल फेल नहीं होगा। उस लिमिट को कहा जाता है एंडोरेंस लिमिट। तो जो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है वो लिमिट की डेफिनेशन है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। द स्ट्रेस एट विच अ मटेरियल फ्रैक्चर्स अंडर लार्ज नंबर ऑफ रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस इज कॉल्ड एंडोरेंस लिमिट। क्रीप हमने आरसीसी में पढ़ा था, क्रीप क्या होता है, डिफॉर्मेशन अंडर सस्टेन्ड लोड। जो डेड लोड होता है या सस्टेन्ड लोड है उसके कारण डिफॉर्मेशन जो आएगा उसको हम कहेंगे क्रीप। अल्टीमेट स्ट्रेंथ इज द मैक्सिमम स्ट्रेस डेट अ मटेरियल कैन विदस्टैंड बिफोर इट ब्रेक्स आर वीक्स। ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है मटेरियल की, फेल होने के पहले की मैक्सिमम स्ट्रेंथ मटेरियल की होगी, अल्टीमेट स्ट्रेंथ कहते हैं। और रेसिडुअल स्ट्रेस का मतलब होगा आर स्ट्रेस डेट रिमेन इन अ सॉलिड मटेरियल आफ्टर द ओरिजिनल कॉज ऑफ स्ट्रेस हैज़ बिन रिमूव्ड। तो ये रेसिडुअल स्ट्रेस का मतलब होगा यदि मटेरियल पर हमने कोई लोड लगाया है, मान लो ये एक मटेरियल है, इस पर हमने लोड लगाया, ठीक है, तो इसका इस तरीके से डिफॉर्मेशन हुआ तो कुछ स्ट्रेस इस लोड के कारण, जो एक्सटर्नल लोड है उसके कारण इस मटेरियल में कुछ स्ट्रेस यहाँ पर स्टोर होगी, ठीक है, कुछ एनर्जी स्टोर होगी। और हम जब लोड हटाते हैं तो ये जो स्ट्रेस होती है वो भी क्या हो जाती है, यहाँ पर स्ट्रेस कम होगी, ठीक है। तो किसी मटेरियल में जीरो हो जाती है यदि हमने इलास्टिक लिमिट तक लोड लगाया। ये भी हम पढ़ेंगे इलास्टिक और प्लास्टिक लिमिट क्या होती है। वैसे मैं आपको समझा चुका हूँ इलास्टिक डिफॉर्मेशन और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है। यदि हम इलास्टिक डिफॉर्मेशन या इलास्टिक लिमिट तक लोड लगाते हैं तो जो बॉडी है वो ओरिजिनल शेप में आ जाएगी, तो वहाँ पर किसी भी प्रकार से रेसिडुअल स्ट्रेस उस मटेरियल में नहीं रहेगी। लेकिन उसके बाद यदि हम लोड लगाते हैं तो उसका डिफॉर्मेशन हो जाएगा, बॉडी का परमानेंटली कुछ शेप चेंज हो जाता है, तो उसमें कुछ स्ट्रेस भी क्या होगी, बच जाती है। लोड हटाने के बाद भी उसमें कुछ स्ट्रेस बच जाएगी, उसको हम कहेंगे रेसिडुअल स्ट्रेस।
क्वेश्चन नंबर 185 ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 186, a ductile structure is defined as one for which the plastic deformation before fracture. Option A is smaller than the elastic deformation. Option B vanishes. Option C is equal to the elastic deformation. Option D is much larger than the elastic deformation. प्लास्टिक और इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है पहले हम ये समझेंगे, उसके बाद देखेंगे डक्टाइल, ब्रिटल और प्लास्टिक मटेरियल क्या होगा। जब किसी बॉडी पर एक्सटर्नल टेंसाइल लोड लगाया जाता है तो उसमें पहले इलास्टिक डिफॉर्मेशन होगा, उसके बाद में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। When external tensile load is applied on a material, initially it undergoes elastic deformation and then plastic deformation starts. Elastic deformation का मतलब होगा the recovery of the original dimensions of a deformed body when the load is removed. जब बॉडी से लोड को हटाया जाता है तो बॉडी ओरिजिनल शेप में आ जाएगी। ठीक है, पहले तो उस पर लोड लगाया टेंसाइल लोड, तो उसमें डिफॉर्मेशन आएगा, और जब लोड को हटाया जाता है तो बॉडी उसके ओरिजिनल शेप में आ जाएगी। उस प्रकार के डिफॉर्मेशन को कहा जाता है इलास्टिक डिफॉर्मेशन। एक लिमिट होगी इलास्टिक लिमिट, यदि उससे ज़्यादा यदि हम लोड लगाते हैं, उस लिमिट के बियॉन्ड यदि लोड लगाते हैं तो जो मटेरियल है उसका बिहेवियर इलास्टिकली नहीं होगा, मतलब उसमें इलास्टिक डिफॉर्मेशन फिर नहीं होगा। फिर कौन सा डिफॉर्मेशन होगा? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, पहले इलास्टिक डिफॉर्मेशन होगा, बाद में होगा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, इफ द इलास्टिक लिमिट इज एक्सीडेड द बॉडी विल एक्सपीरियंस अ परमानेंट डिफॉर्मेशन व्हेन द लोड इज रिमूव्ड। जब बॉडी पर हमने लोड लगाया पहले इलास्टिक डिफॉर्मेशन हुआ, उसके बाद में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हुआ। ठीक है, और जब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है उसके बाद हमने लोड को हटाया तो बॉडी में कुछ परमानेंटली डिफॉर्मेशन आ जाएगा, मतलब लोड हटाने के बाद भी बॉडी उसके ओरिजिनल शेप में नहीं आती, उसको हम कहते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। 3 कर्व बने हैं यहाँ पर, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ब्रिटल, डक्टाइल और प्लास्टिक मटेरियल के लिए। ब्रिटल मटेरियल का मतलब होगा जब किसी मटेरियल पर, यदि हम ब्रिटल की बात करते हैं तो ब्रिटल मटेरियल पर एक्सटर्नल लोड लगाया, ठीक है, तो ब्रिटल मटेरियल क्या होगा? वेरी स्मॉल इलास्टिक डिफॉर्मेशन होगा उसमें, और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन तो होगा ही नहीं, मतलब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन उसमें जीरो होगा। ब्रिटल मटेरियल में इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जीरो होगा। फॉर ब्रिटल मटेरियल्स इलास्टिक लिमिट, यील्ड स्ट्रेंथ, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड ब्रेकिंग स्ट्रेंथ आर द सेम। ये जो सारी स्ट्रेंथ यहाँ पर दी गई है, यील्ड, अल्टीमेट, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ और जो इलास्टिक लिमिट है, वो सब सेम होगी। किस केस में? ब्रिटल मटेरियल के केस में। सेकेंड, डक्टाइल मटेरियल एग्जिबिट्स इलास्टिक एंड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। डक्टाइल मटेरियल में दोनों डिफॉर्मेशन होते हैं, इलास्टिक भी और प्लास्टिक भी। ये जो डिफॉर्मेशन है ये इलास्टिक है, यहाँ पर इलास्टिक लिमिट है। ठीक है, ये लिमिट आपने पॉइंट्स पढ़े होंगे सारे, स्ट्रेस स्ट्रेन, जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाते हैं माइल्ड स्टील के लिए, तो वहाँ पर जो पॉइंट्स होते हैं उनके बारे में आपको पता होगा। तो यहाँ पर जो इलास्टिक लिमिट वाला पॉइंट है, यहाँ तक जो डिफॉर्मेशन हुआ ये इलास्टिक होगा, और ये वाला डिफॉर्मेशन फ्रैक्चर पॉइंट तक प्लास्टिक होता है। तो डक्टाइल के केस में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ग्रेटर देन होगा इलास्टिक डिफॉर्मेशन से। प्लास्टिक मटेरियल सिमिलर टू डक्टाइल मटेरियल्स, सम प्लास्टिक मटेरियल्स एग्जिबिट इलास्टिक प्रॉपर्टीज अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट, but plastic material requires very less stress compared to ductile material to produce deformation। प्लास्टिक मटेरियल की बात करते हैं तो कुछ प्लास्टिक मटेरियल होता है जिसमें कि इलास्टिक डिफॉर्मेशन होगा, कहाँ तक? इलास्टिक लिमिट तक, या उसको प्रोपोर्शनल लिमिट भी कहा जाता है, जहाँ तक कि हुक्स लॉ वैलिड होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। उसके बाद वहाँ पर प्लास्टिक मटेरियल होगा जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ ये नोट करना आपको कि कम लोड लगाने पर भी उसमें डिफॉर्मेशन ज़्यादा हो जाता है, किसके कंपेयर में? डक्टाइल मटेरियल के कंपेयर में। इससे और आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल आप देखोगे, जो पेंसिल, ब्रोकन पेंसिल, ये एग्जांपल ब्रिटल मटेरियल, सेकेंड डक्टाइल मटेरियल, थर्ड है प्लास्टिक मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 186, अ डक्टाइल स्ट्रक्चर। अब समझ में आएगा आपको, क्वेश्चंस भी और ऑप्शन भी समझ में आएंगे।
अ डक्टाइल स्ट्रक्चर इज डिफाइंड एज वन फॉर विच द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बिफोर फ्रैक्चर। फ्रैक्चर पॉइंट का मतलब हो जाएगा ये जो लास्ट पॉइंट है, इस पॉइंट को फ्रैक्चर पॉइंट कहेंगे। तो फ्रैक्चर पॉइंट से पहले जो डिफॉर्मेशन होगा, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, वो ज़्यादा होगा किसके कंपेयर में? इलास्टिक के कंपेयर में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 187, अपर यील्ड पॉइंट इन द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इन स्ट्रक्चरल स्टील कैन बी अवॉइडेड बाय। अपर यील्ड पॉइंट क्या होता है वो हम समझते हैं। अपर यील्ड और लोअर यील्ड पॉइंट, ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। यहाँ पर देख सकते हो ओ से ए तक जो है वो स्ट्रेट लाइन है और उसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट, जहाँ तक कि हुक स्लो वैलिड होता है। बी अपर यील्ड स्ट्रेस पॉइंट है, सी लोअर यील्ड स्ट्रेस पॉइंट, डी अल्टीमेट और ई है फ्रैक्चर पॉइंट। तो यहाँ पर हम दो ही पॉइंट डिस्कस करेंगे, बी और सी। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व रिप्रेजेंट द बिहेवियर ऑफ मटेरियल व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। किसी मटेरियल पर जब एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है तो उसका जो बिहेवियर होगा मटेरियल का, वो रिप्रेजेंट किया जाता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से। अपर यील्ड पॉइंट बी इज द पॉइंट एट विच मैक्सिमम एक्सटर्नल लोड और स्ट्रेस इज रिक्वायर्ड टू इनिशिएट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इनसाइड द मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट बी इज नोन एज यील्ड स्ट्रेंथ। अपर यील्ड पॉइंट का मतलब होगा कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये इलास्टिक बिहेवियर है इसका मटेरियल का। तो हम एक मैक्सिमम लोड मटेरियल पर कितना लगाएं कि जो मटेरियल है वो प्लास्टिक बिहेवियर स्टार्ट हो जाए। प्लास्टिक का मतलब उसमें कुछ डिफॉर्मेशन परमानेंटली हो जाए, तो उसको हम कहेंगे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो ये पॉइंट होगा जहाँ पर कि हम मैक्सिमम लोड लगाते हैं जिससे कि वो मटेरियल में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। उस पॉइंट को कहा जाता है अपर यील्ड पॉइंट, और उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होगी उसको कहा जाता है यील्ड स्ट्रेंथ। लोअर यील्ड पॉइंट आफ्टर पॉइंट सी मटेरियल लेंथ विल इंक्रीज विथ अ वेरी स्मॉल इंक्रीज इन एक्सटर्नल लोड। मटेरियल की लेंथ यदि आप देखोगे सी पॉइंट के बाद में स्ट्रेस हम कम भी लगाएंगे तो जो यहाँ मटेरियल पर इसकी जो डिफॉर्मेशन हो रहा है या लेंथ इंक्रीज हो रही है वो ज़्यादा होगी कम लोड पर भी। या उसको हम एक डेफिनेशन और कह सकते हैं, इट इज़ द पॉइंट एट विच मिनिमम लोड इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द प्लास्टिक बिहेवियर ऑफ द मटेरियल। जो प्लास्टिक बिहेवियर है मटेरियल का उसके लिए मिनिमम लोड हमें कितना लगेगा। एक तो मैक्सिमम लोड लगता है जिससे कि उसको प्लास्टिक बिहेवियर, उसका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन उसमें हो, और एक बार जब किसी मटेरियल में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है तो उसके बाद यदि हम कम लोड भी लगाते हैं तो उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होते रहेगा। तो एक मैक्सिमम लोड होगा, एक मिनिमम लोड होगा। मैक्सिमम लोड को हम कहेंगे अपर यील्ड पॉइंट, मिनिमम को लोअर यील्ड पॉइंट। तो इन दोनों पॉइंट को यदि हम अवॉइड करना है किसी भी स्टील में, ठीक है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, द अपर यील्ड पॉइंट एंड लोअर यील्ड पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हो इन द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इन स्ट्रक्चरल स्टील कैन बी अवॉइडेड बाय हॉट वर्किंग। जो मैन्युफैक्चरिंग होती है स्टील की, यदि हॉट वर्किंग जो मैन्युफैक्चरिंग हुई है उससे हम अपर यील्ड और लोअर यील्ड पॉइंट दोनों अवॉइड कर सकते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 187 ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 188, द मोस्ट क्रिटिकल कंसिडरेशन इन द डिजाइन ऑफ रोल्ड स्टील कॉलम्स कैरिंग एक्सियल लोड इज दी। तो आईएस कोड से हम देख लेते हैं। यहाँ पर आईएस कोड में गिवन है मोस्ट क्रिटिकल कंसिडरेशन आपको बताना है। रोल्ड स्टील कॉलम है उस पर यदि एक्सियल लोड है उसके डिज़ाइन के लिए मोस्ट क्रिटिकल कंसिडरेशन क्या होगा, एक्सियल स्ट्रेस इन अनकेस्ड स्ट्रट 5.1.1 क्लोज नंबर में दिया गया है। द डायरेक्ट स्ट्रेस इन कंप्रेशन ऑन द ग्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द एक्सियल लोडेड कंप्रेशन मेंबर। ठीक है, तो एक पॉइंट यहाँ पर आप नोट कर सकते हो, जो डायरेक्ट स्ट्रेस है कंप्रेशन मेंबर में ग्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द एक्सियल लोडेड कंप्रेशन मेंबर। कौन सा एरिया होगा, ग्रॉस सेक्शनल एरिया। शैल नॉट बी एक्सीड 0.6 fy नॉट द परमिसिबल स्ट्रेस सिग्मा AC कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। और ये फार्मूला गिवन है, सिग्मा AC परमिसिबल स्ट्रेस इन एक्सियल कंप्रेशन इन मेगा पास्कल, Fy यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील इन मेगा पास्कल, FCC इलास्टिक क्रिटिकल स्ट्रेस इन कंप्रेशन। और यदि यहाँ पर हम देखेंगे तो ये लेमड़ा जो दिया गया है वो क्या है, स्लेंडरनेस रेशियो फॉर द मेंबर।
कंप्रेशन मेंबर के लिए यदि हम बात करते हैं, एक्सियल स्ट्रेस की बात करते हैं, तो जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो यहाँ पर एक लैम्ब्डा और सेकेंड होगा ग्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है। तो ये दोनों होंगे। ऑप्शन डी में आप देखोगे तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बेस्ड ऑन स्लेंडरनेस रेशियो एंड ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मेंबर, ये कंसिडरेशन होगा जब हम स्ट्रेस निकालते हैं कॉलम में। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 188 ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये फॉर्मूला भी आप देख सकते हो यहाँ पर, ये क्वेश्चंस ऑप्शन में आ सकता है, कभी ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, एक्सियल स्ट्रेस पूछी जा सकती है इन अनकेस्ड स्ट्रट। क्वेश्चन नंबर 189, at a section along the span of a welded plate girder where the web is spliced, the bending moment is m. If the girder has top flange web and bottom flange plates of equal area, then the share of the bending moment which would be taken by the spliced plates would be। यहाँ पर आपको दिया गया है प्लेट गर्डर जो वेल्डेड है, जिसमें कि टॉप फ्लेंज वेब और बॉटम फ्लेंज का यूज़ किया गया है, जिनका एरिया इक्वल है। यदि आप स्टार्टिंग से क्वेश्चंस देख रहे होंगे, स्टार्टिंग का मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से जो हमने स्टार्ट किया था डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, वहाँ से यदि आपने स्टार्ट किया होगा तो यही क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आएंगे, क्योंकि हम वेब के जो कंपोनेंट्स हम देख चुके हैं, टॉप फ्लेंज बॉटम फ्लेंज, उसमें वेब जो होती है, ठीक है, वेब गार्डर जो प्लेट गार्डर होती है उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं टॉप फ्लेंज बॉटम फ्लेंज वेब, इनको जब वेल्ड किया जाता है उसमें स्टिफनर जो लगाए जाते हैं, स्प्लाइस्ड होता है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो क्वेश्चंस में दिया गया है आपको मोमेंट कितना है, बेंडिंग मोमेंट m है, एरिया उनका इक्वल है, तो बेंडिंग मोमेंट आपको बताना है विच वुड बी टेकन बाय द स्प्लाइस प्लेट्स वुड बी। तो ये तो क्वेश्चंस में आपको गिवन है टॉप फ्लेंज प्लेट, ये वेब और ये बॉटम फ्लेंज प्लेट है, एरिया सभी का सेम है, तो ये 20 की हम विड्थ ले लेते हैं, डेप्थ t सेम, यहाँ पर डायमेंशन सभी की सेम डायमेंशन ले लेंगे, प्लेट की फ्लेंज प्लेट की और वेब की। बेंडिंग इक्वेशंस आपको पता है m बाई आई सिग्मा बाई वाई और e बाई आर, ये इक्वेशन होती है बेंडिंग इक्वेशन। यहाँ से रिलेशन निकलेगा बेंडिंग मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यदि हमने यहाँ पर mw मोमेंट ले लिया, स्प्लाइस्ड जो सेक्शन है वेब सेक्शन उसका, डिवाइडेड बाई m आपको गिवन है टोटल बेंडिंग मोमेंट प्लेट गर्डर का, इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर IW डिवाइडेड बाई आई वेब के लिए हम निकालेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, जिस एक्सिस के अबाउट निकालना है उस डायमेंशन को आप वैसे ही रखोगे और जो परपेंडिकुलर डायमेंशन होती है उसका क्यूब करना है। इस केस में रेक्टेंगुलर जो क्रॉस सेक्शन होता है या स्क्वायर क्रॉस सेक्शन होगा, उस केस में स्क्वायर क्रॉस सेक्शन में तो डायमेंशन सेम हो जाती है, तो A 4 हो जाएगा, डायमेंशन 4, डायमेंशन की पावर 4 होगी। ये IW है सेकेंड, I यदि हम निकालेंगे इसके अबाउट निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे सेक्शन का, तो वेब का तो निकल जाएगा, क्योंकि जिस एक्सिस के अबाउट हमें निकालना है और जिस सेक्शन का निकालना है उन दोनों का कॉन्साइड होगा, मतलब सेक्शन का सेंट्रॉइड और जिस एक्सिस के अबाउट निकालना है वो दोनों यदि कॉन्साइड होती है तो उसके लिए तो सिंपल फॉर्मूला है। लेकिन यदि हम फ्लेंज की बात करते हैं तो फ्लेंज का जो सेंट्रॉइड है और जिस एक्सिस के अबाउट हमें निकालना है वो दोनों अलग अलग है, मतलब इस एक्सिस के अबाउट हमें निकालना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये जो सेंट्रॉइड है ये टॉप फ्लेंज का है, ये वाला बॉटम फ्लेंज का है, तो उसके लिए हमें अप्लाई करना होगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होगी, टॉप फ्लेंज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, BT³/12, 2 टाइम्स कर देंगे, टॉप और बॉटम के लिए सेम होगा, सेम एरिया है, इंटू प्लस A इंटू वाई स्क्वायर, तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया होगा B इंटू टी। और यदि इस सेंट्रॉइड की डिस्टेंस न्यूट्रल एक्सिस से देखेंगे तो कितनी होगी, इस न्यूट्रल एक्सिस से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगा, B/2 प्लस ये सेंट्रॉइड की डिस्टेंस होगी T/2। इसको यहाँ पर आप स्क्वायर ये फॉर्मूला लगा दोगे A + B²। T थिकनेस लेस देन है विड्थ से, तो यहाँ पर जो उसकी पावर होगी, मतलब B से यदि हम कंपेयर करेंगे थिकनेस को तो थिकनेस बहुत कम होगी, तो T की जो पावर्स हैं उसको हम 0 लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए। T की पावर 2 और T की पावर 3 है, तो उनको हम 0 ले लेंगे। इसको अभी सॉल्व करोगे तो यहाँ पर क्या होगा हमारा आंसर,
MW होगा m/7 और यही आपको पूछा गया था, तो कितना होगा आंसर यहाँ पर m/7। क्वेश्चन नंबर 189 ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये सारे क्वेश्चंस ESE एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 190। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। लास्ट क्वेश्चन नंबर 190, द अलाउेबल शियर स्ट्रेस इन स्टीफन्ड वेब ऑफ माइल्ड स्टील बीम्स डिक्रीज विथ। सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा। स्टिफनर्स आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं, तो ये आपको क्वेश्चंस, इसका आंसर आप टिक कर सकते हो। अलाउेबल शियर स्ट्रेस इन स्टीफन्ड वेब, जो वेब है यदि उसमें हमने स्टिफनर्स का यूज़ किया गया है, ठीक है, आप माइल्ड स्टील बीम्स डिक्रीज, तो उसकी जो अलाउेबल शियर स्ट्रेस होगी वो डिक्रीज कब होगी, किसके साथ डिक्रीज होगी? तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है, इंक्रीज इन द स्पेसिंग ऑफ द स्टिफनर्स, जो हमने स्टिफनर्स यूज़ किए गए हैं उनकी यदि हम स्पेसिंग बढ़ा देंगे, ठीक है, तो वेब की जो शियर स्ट्रेस होगी वो कम हो जाएगी। यदि हम स्पेसिंग बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो कम होगी ना, उसकी शियर स्ट्रेस कम हो जाएगी वेब की। और यदि हमने पास में स्टिफनर्स लगा दिए हैं, हॉरिजॉन्टल भी हमने लगाए हैं, वर्टिकल भी लगाए हैं, तो उस केस में क्या होगा, उसकी अलाउेबल शियर स्ट्रेस बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यदि स्पेसिंग हमने बढ़ा दी है या हमने स्टिफनर्स का यूज़ नहीं किया है तब भी उसकी शियर स्ट्रेस कम हो जाएगी, और स्पेसिंग बढ़ाएंगे तब भी उसकी शियर स्ट्रेस क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्वेश्चन नंबर 190 ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब स्टिफनर्स आपको पता होना चाहिए क्या होता है, ये भी कुछ पॉइंट्स है, ये आप याद रख सकते हो, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इससे भी ऑब्जेक्टिव। IS कोड 800 1984 में गिवन है। एवरेज शियर स्ट्रेस, द एवरेज शियर स्ट्रेस इन द मेंबर कैलकुलेटेड ऑन द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वेब शैल नॉट बी एक्सीड। तो पहले के लिए अनस्टिफन्ड वेब के लिए कितना हो जाएगा, 0.4 FY, और फॉर स्टिफन्ड वेब तो ये दोनों फॉर्मूले आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, दो फॉर्मूले भी कभी ऑप्शंस आपको दिखेंगे तो टिक करने में काम में आएंगे, तो थोड़ा इसको देख लो ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 190 ऑप्शन बी इज करेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ डाउट हो आपको तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।